स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया कैलकुलेशन का। सर्वेइंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है और जो इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो एरिया कैलकुलेशन है। हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में स्केच तैयार करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल ये भी है कि हम देखें कि कौन सी चीज़ कितने एरिया के ऊपर है। जब हम कोई प्लॉट बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो कितने एरिया पे भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स फोकस ये करते हैं कि एरियल कंप्यूटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड देखेंगे कि कैसे हम एरिया को मेजर कर सकते हैं और क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। इससे पहले कि हम मेथड्स को स्टडी करें, हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया मेजरमेंट के कॉमन यूनिट्स कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है मीटर स्क्वायर हम यूज़ करते हैं फील्ड में, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर होता है कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का कोई आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर बन जाता है, तो इसको हम एक हेक्टेयर कहते हैं। और ये तकरीबन 2.47105 एकड़ के बराबर है। समटाइम्स आम फहम में, नॉट एग्जैक्टली बट कहने में आप कह सकते हैं कि ये एक मुरब्बा भी है समटाइम्स, बट नॉट एग्जैक्टली। इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह देते हैं। फिर हमारे पास यूनिट है फीट स्क्वायर का, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है एकड़। एकड़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान में इसको किला कहा जाता है, और ये होता है 220 स्क्वायर फीट इंटू 198 फीट। इनकी कोई ऐसी रेक्टेंगल जिसका एक साइड 220 है और फीट में और एक 198 है, तो 43,560 फीट स्क्वायर ये आपका बनता है एकड़ का। ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, खासकर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि एकड़ जी 43,560 स्क्वायर फुट। ये बार बार कैलकुलेशन बेशुमार जगह पे यूज होती है। इसको स्क्वायर यार्ड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं किला। एक होता है पक्का किला, ये टर्म भी कुछ इलाकों में यूज होती है। पक्का किला मीन्स कि इट इज 220 इंटू 220। यहाँ पे आप देखें 220 को हम 198 फीट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वंस वी आर डूइंग सम सर्वे इन डीजी खान डेजर्ट, तो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैंड थी, तो इट वाज अराउंड आई थिंक 800 एकड़, और दे आर सेड दैट कि ये पक्का किला है जी। पक्का किला मीन्स 220 ज़रबे 220 फीट स्क्वायर फीट। चलिए, इसके अलावा हम कुछ ट्रेडिशनल कैलकुलेशन में आते हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। देहातों में जो लोग हैं रूरल बैकग्राउंड से, उनको तो इसका आइडिया होगा। हम एक टर्म यूज करते हैं करम, पहले भी हमने डिस्कस किया था। करम क्या होता है? हमारा 2.5 तो 2 कदम जो हैं उसे हम कहते हैं करम, एक करम, और वो 2 कदम 5.5 फीट के होते हैं। तो एक स्क्वायर करम मतलब 5.5 फीट, ये बनता है 30.25 स्क्वायर फीट। इसे हम कहते हैं सरसाई। तो जैसे फील्ड में कोई बात करे कि जनाब कितनी सरसाइयाँ हैं, तो एक सरसाई का मतलब क्या होगा जी? एक स्क्वायर करम। और हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30.25 स्क्वायर फीट का होता है। तो 9 सरसाइयाँ या स्क्वायर करम जो हैं वो आपके पास एक मरला होते हैं। और आम फहम बोलने में लोग सरसाई की जगह करम भी कह देते हैं, स्क्वायर करम को खाली करम कह देते हैं। देहात में जो लोग हैं वो स्क्वायर का लफ्ज़ उनको नहीं पता, या मुरब्बा करम का तो नो कर्मा कह के कहीं जी 9 सरसाइयाँ या 9 कर्मा, वो एक मरले के बराबर होता है, जो कि 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर है। या यार्ड्स में कन्वर्ट कर लें तो 30.25 स्क्वायर यार्ड। तो आप जब कहीं पे सुनते हैं जी, कुछ जगह पे तो मरलों का कॉन्सेप्ट है, कुछ जगह पे आपको गजों का आता है कि जी कितने गज का प्लॉट है जी? 100 गज का प्लॉट है जी, 80 गज का प्लॉट है।
वो गज भी बेसिकली स्क्वायर यार्ड होते हैं, लेकिन चूंकि मुरब्बा गज बोलने में लोगों को कंफ्यूजन होती है तो आम लोग उसे खाली गज ही बोल देते हैं। आई होप कि अब आपको गजों में प्लॉट के बारे में और मरलों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ एक लाहौरी मरला या छोटा मरला भी चलता है। उसमें हम ये अज्यूम करते हैं, जो कैलकुलेशन है, कि आपका जो करम है, मतलब 2 फुट स्टेप इज इक्वल टू 1 करम इज इक्वल टू 5 फीट। एक्चुअली जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन या ब्रिटिश जो हमारा मेजरमेंट यूनिट है उसमें ये 5.5 फुट के बराबर होता है, लेकिन जो लाहौरी एक नई टर्म यूज हो रही काफी अरसे से, उसमें ये 5 फीट का हो जाता है एक करम। तो 1 स्क्वायर करम या एक सरसाई उसमें 25 स्क्वायर फीट की होती है। आप देखें कि वैसे एक सरसाई है 30.25 स्क्वायर फीट की, लेकिन जब छोटे मरले की कैलकुलेशन में आता है ये 25 स्क्वायर फीट पे चली जाती है। तो 9 करम या 9 सरसैयां इस तरह 225 स्क्वायर फीट की बन जाती हैं एक मरला। इसके अलावा भी कुछ मेजरमेंट्स लोगों ने की हुई हैं, लाइक कोई 250 का मरला कह देता है, लेकिन एक्चुअली जो मरला है वो यूनिट वो 272.25 स्क्वायर फीट का होता है, या लाहौरी मरला 225 स्क्वायर फीट का होता है, और कुछ जगहों पे 250 का भी मरला होता है। तो ये यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। देहातों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफिकली वो मरलों में नहीं आते, वो बीगो शिगो में, केनालों में इस तरह आपके पास आती है। तो 20 मरले एक केनाल बनाते हैं। तो बिश्वा एक नई टर्म है, इसको आप खुद सर्च आउट करें, आई होप कि आपको ये इजीली मिल जाएगी। 5 बीघे एक किला बना देते हैं, या 8 केनाल का एक किला बन जाता है। तो जो बीघा है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में स्टडी करें, और जिसके 25 हों किले या एकड़, उसको हम कहते हैं एक मुरब्बा जमीन। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है आपके पास। तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, और आपको आई होप कि इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मजीद कुछ यूनिट्स की बेसिक्स हैं जो मैंने कहा था एकड़ को हम स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। हमारी एक टर्म यूज होती है फरलांग। फरलांग क्या होता है हमारे पास, कि वो चेन का कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमारे पास 66 फुट की चेन होती है। आपने देखा था कि जो गंटर्स चेन हमारे पास है वो 66 फुट की है। तो 10 चेनें जो है ना वो एक फरलांग बनाती है, जिसका मतलब है कि 66 फुट की एक है तो 660 फुट की आपके पास एक फरलॉन्ग बन जाएगा। और एक आपको पता है कि एक गज में या एक यार्ड में 3 फुट होते हैं, तो ये 220 यार्ड्स का एक फरलॉन्ग बन जाता है। और एक हम टर्म यूज करते हैं रॉड, जो ये हिस्ट्री में बहुत पहले से यूज हो रही है। रॉड ये आपको जैसे शक्ल में दिखाई गई है कि ये आपके पास एक इम्प्लीमेंट है जानवरों के साथ जो अटैच किया जाता है, जिसको ऑक्स कोट का नाम दिया गया है। तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन जानवरों के साथ मिला के ये 5.5 गज या यार्ड बनती है। तो 5.5 गज की आप देख लें कि कितना आपके पास बनता है, 5 या 15, और आधा गज आप देख लें कि 16, 16.5, इनके 16.5 फीट जो है ना हमारे पास, वो तकरीबन एक रॉड के बराबर होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको यार्ड का भी पता चल जाए, रॉड का भी पता चल जाए, और फरलांग का भी पता चल जाए। फरलांग का जो मतलब है वो एक फरो लेंथ के, नॉर्मली वो एक कितनी फरो लेंथ रखते थे। तो एकड़ को कैसे उन्होंने किया गया कि अगर हमारे पास एक रॉड हो, मतलब 5.5 गज, और 10 चेनें, मतलब एक फरलॉन्ग की लेंथ, तो उसको हम 1 एकड़ काउंट करते हैं। कि अगर किसी स्ट्रिप की जो वेट है हमारे पास, सॉरी 4 रॉड्स के बराबर है, नॉट 1 रॉड, तो ये आपके पास तकरीबन 22 यार्ड या 66 फीट बन जाती है। कि कोई ऐसी फील्ड की स्ट्रिप जो 66 फीट है, 22 यार्ड है, या 4 रॉड्स के बराबर है, और उसकी जो लेंथ है वो 1 फरलॉन्ग है, मतलब 10 वो आपके पास है, तो ये चीज मिलके 1 एकड़ बनाएगी।
और इसको उन्होंने कोरिलेट किया गया कि अगर आपके पास कोई एक बैल है, जो ट्रेडिशनल हमारे पास एक यूनिट था, उसको कहते हैं कि जी एक दिन में वो जितना ये काम कर सकता है, जितनी ज़मीन में ये इंस्ट्रूमेंट को चला सकता है, उसे हम कहते हैं 1 एकड़। और वो ज़मीन कितनी है? वो ज़मीन 4 रॉड चौड़ी होगी, मतलब 22 यार्ड की, और 1 फरलांग लंबी होगी, मतलब 220 यार्ड्स की। तो इतना जो एक रीजन है, वो एक इस ऑक्स गोट नामी इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ लगाकर उसकी टिलिंग कर सकता है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि एकड़, एक बैल की एक दिन में काम करने का जो एरिया है, वर्किंग एरिया, वो 1 एकड़ कहलाता है। और इसको जब टेक्निकली कन्वर्ट किया जाता है यूनिट्स के अंदर, तो ये वही हमारे पास बन जाता है 43,560 स्क्वायर फीट। आप उसके बाद जो यूनिट्स आप इनको कन्वर्ट करके देख लें। पहले हमने कहा था 198 इंटू 220, वो आजकल हमारे पास एक सिंप्लीफाइड मेजरमेंट वे है। लेकिन इधर भी आप देख लें कि एक तरफ आपके पास 22 यार्ड है और दूसरी तरफ आपके पास 10 यार्ड है, सॉरी 220 यार्ड है। इनको आप मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो ये भी 43,560 बनेगा। बाकी नॉर्मली वो ये कहते हैं कि एक सीज़न जब हमारा प्लोइंग सीज़न होता है, ऑब्वियसली आपने 10-15 दिन में ज़मीन को तैयार करना होता है, तो 15 दिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है कि जी एक बैल 15 दिन के अंदर 15 एकड़ को कर सकता है। तो जिसके पास एक बैल है वो 15 एकड़ ज़मीन पे अपने सुकून के साथ टिलीज कर सकता है और फार्म ऑपरेशन कर सकता है। और यही टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जिसे हम लॉट भी कहते हैं। आप में से कई लोग अपने जब बुजुर्गों से पूछेंगे तो जी 1960s में अराउंड मेरा ख्याल है लॉटें अलॉट हुई थी, तो लॉट मीन्स 15 एकड़। वो 15 एकड़ कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था कि आपके पास अगर एक जानवर है, एक बैल ही था, ट्रैक्टर तो बहुत बाद की चीज़ें आई हैं, तो वो एक आम आदमी उसके साथ 15 एकड़ को बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकता है। तो वो लॉटिंग कर करके उन्होंने 15-15 एकड़ की चीज़ें तकसीम की हैं। बाकी एक से ज़्यादा अगर किसी के पास बैल हैं तो वो आपको उनके दूसरे यूनिट बता दिए हैं। तो लॉट या 15 एकड़ ये कॉमन एक टर्मिनोलॉजी थी। आई होप कि अब आपको एकड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मर बैकग्राउंड्स के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, आपने भी कहीं फील्ड मेजरमेंट्स पे जाना होता तो आपको यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब हम आते हैं एरिया मेजरमेंट के। दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास फील्ड नोट्स हैं, हम फील्ड में नहीं गए, एक टीम फील्ड में गई है, वो डेटा ले आई है, उसमें कोई हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्केलेटन, मतलब कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई रिवर है, कोई भी चीज़ जो फिक्स शेप में एक किस्म का हमारे पास, मतलब कोई पॉन्ड है, कोई फॉरेस्ट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं कि वो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है तो आप उसका निकाल लें, कोई बिल्डिंग ट्राइंगल शेप की हो सकती है, कोई जगह सर्कुलर शेप की हो सकता है, तो ज्योमेट्री के बेस के ऊपर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक शेप में डिवाइड करके उसको आप कर सकते हैं, या उनके कोऑर्डिनेट्स लेके भी किया जा सकता है। ये तो है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड शेप्स में आपको डायग्राम्स मिल जाती हैं फील्ड डेटे से। और अगर आपको लगता है कि कोई इरेगुलर शेप बॉन्ड है तो उसके लिए फिर हम एक आसान सा ये मेथड कर लेते हैं कि जी उनके ऑफसेट्स ले लेते हैं, सक्सेसिव लाइन। ऑफसेट से मुराद आप ऑलरेडी जानते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट होते हैं। जब हम सिंपल कहते हैं कि दो ऑफसेट का आप मीन ले लें और उनको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस सेगमेंट, उस स्ट्रिप का आ जाएगा। मतलब ये है कि आप अपने जो एरिया है अगर वो स्ट्रिप वाइज है तो उसको छोटी छोटी नैरो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें। तो उस स्ट्रिप में से आपके हर स्ट्रिप का कोई ना कोई विड्थ होगी और उसमें दो आपके ऑफसेट्स होंगे, तो उन दोनों ऑफसेट का एवरेज लेके आप स्ट्रिप की विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रफली आपके पास एरिया आ जाएगा। ये भी एक मेथड किसी हद तक वैलिड है। अब देखते हैं कि अगर आपने कोई प्लॉट बना दिया तो उसके लिए हम एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो सेकंड स्लाइड में आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमारा टास्क है। अगर हमारे पास कोई प्लेन बना हुआ है ऑलरेडी तो उसके लिए 2-3 अप्रोचेज हैं। ग्राफिकल मेथड है, ऑर्डिनेट मेथड है, इंस्ट्रूमेंट मेथड है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें ग्राफिकल मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहली तो बात है कि हम उसको ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं एरिया को, लाइक दिस। तो इस तरह का अगर एरिया में लगता है आसानी से ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है तो ट्राइंगल्स का हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और चूंकि मैप हमारे पास बना हुआ है, मैप का स्केल भी हमारे पास मौजूद है, हम लेट से स्केल, मैप के स्केल में कह देते हैं कि जी
एक जो इंच है लेट से, या एक सेंटीमीटर है, वो रिप्रेजेंट करता है 10 मीटर को या 10 फीट को, जो भी आपका स्केल है। तो उसके हिसाब से हम मैप के ऊपर ये बाउंड्री से बना के और हम उनके डेटा लेके हम मेजर कर सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो दूसरी चीज़ है कि हम उसको छोटे स्केल्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए नॉर्मली हम ऑलरेडी हमारे पेपर होते हैं, बटर पेपर टाइप, जो ट्रांसपेरेंट से होते हैं ज़रा, उसके ऊपर ये प्रिंट हुआ होता है, या आप बना लेते हैं ग्रिड्स, और उस ग्रिड को आप नक्शे के ऊपर अपने मैप के ऊपर रख देते हैं, जो आपका मैप जिसका आपने कैलकुलेट करना है प्लान का। वहाँ से आप जो डब्बे इसके अंदर आ रहे हैं वो आप रफली काउंट कर लेते हैं, और फिर ग्रिड के जो आपका जो मैप का स्केल है, मतलब मैं लेट से वो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का लेट से ग्रिड बना दी है छोटा, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपके पास 100 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस आ गया, एरिया आ गया, सॉरी। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप काउंट करते हैं और आप कहते हैं कि जी इसमें 50 हमारे डब्बे आते हैं, तो 50 × 100 मीटर स्क्वायर 5000 स्क्वायर मीटर का वो एरिया हो जाएगा। तीसरा मेथड है ट्रेपेजॉइड में, हमको डिवाइड करते हैं। ट्रेपेजॉइड्स में क्या करते हैं कि हम इक्वल डिस्टेंस लाइन लगा लेते हैं एक पेपर के ऊपर, बटर पेपर टाइप के ऊपर ही, उसके उस शेप को हम उस पर इस तरह एडजस्ट करते हैं, उन लाइंस के डिस्टेंस को भी। पहले से हमारी कैलकुलेशन, हमारी कोशिश होती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है ना वो लाइंस पे ही आ जाए, एग्जैक्टली ना आए लेकिन ऑलमोस्ट आ जाए। फिर हम उनकी जो बाउंड्रीज हैं, एजेस वगैरह, उधर हम उनको ये नहीं समझते कि वो कर्व हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कर्व है, वहां पे हम उनको ना स्ट्रेट समझ लेते हैं। लाइक अब आप देखेंगे यहाँ पे A1 A शो किया गया है, B1 B शो किया गया है, C1 C डैश C शो किया है, D डैश D शो किया गया है। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि ये जो हमारी एंड्स हैं ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें A डैश B डैश, ये एक रेक्टेंगल बन गई है, तो जो भी स्केल के मुताबिक इस रेक्टेंगल का एरिया बनेगा वो आप नोट कर लेंगे। दूसरी रेक्टेंगल आपके पास बन गई है C डैश D डैश, उसका आपने एरिया निकाल लिया, और बाकी भी इस तरह आप तमाम जितनी रेक्टेंगल्स बनती हैं उनका आप एरिया निकाल के सम अप कर लेते तो आपके पास उसका एक रफली एरिया आ जाएगा। और भी इसके अल्टरनेट मेथड हैं ट्रेपेजॉइड्स के अंदर ही कुछ स्केल वगैरह यूज करने का, लेकिन ये चूंकि एब्सोल्यूट हो चुके हैं इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे आसान और बेटर मेथड हमारा ये ग्रिड्स का ही होता है। जब आपने करना तो आप ग्रिड रख दें, अगर ग्राफिकल मेथड से करना नागुज़ीर है आपके पास। हम आगे देखते हैं कि एक और मेथड हमारे पास कौन से हैं इसमें। चलिए हम ग्राफिकल मेथड में नहीं जाते, अगर हम चाहते हैं कि बाउंड्रीज वगैरह को देखते हुए हम एरिया निकालते हैं, उसमें हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम एक बेसलाइन ड्रॉ करते हैं और ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसलाइन ऑर्डिनेट एक सिस्टम हमारे पास बन जाता है। इसे कभी ऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। इसमें 4 मेथड्स होते हैं फर्दर: मिड ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रिपल रूल, सिम्पसन रूल। अच्छा, ये ऊपर वाले हमारे पास मेथड्स हैं मिड के, एवरेज के, ट्रिपल के। इन तीनों में हम ये समझते हैं कि जो हमारे एंड्स हैं वो भी स्ट्रेट हैं एरिया के। जब हम उसको डिवाइड करते हैं किसी स्ट्रिप को या किसी एरिया को स्ट्रिप्स के अंदर और बेस लाइन लगाते हैं और ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। जबकि सिम्पसन मेथड है, इसमें हम थोड़ा सा ये अज्यूम करते हैं कि जो एंड कर्विकल हो सकते हैं, तो इसको पैराबोलिक रूल भी कहा जाता है। आगे इन पर डिस्कशन करते हैं कि इनके क्या है और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। अब मिड ऑर्डिनेट मेथड क्या है कि हमारे पास एरिया था, हमने उसमें एक बेसलाइन ड्रॉ कर ली और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बना लिए। नॉर्मली हम ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट बनाते हैं, तो हमारे पास स्टार्ट से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के सेगमेंट्स बन गए, और हर सेगमेंट जो है वो d डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम उन सेगमेंट का सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं मैप, और उसके बाद वो देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, और फिर इन सब को जो हमारा d है और ये जो हमारे h1 h2 हैं h8 तक, इन सबको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन के जो यूनिट्स हैं कि वो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है या 1 इंच कितने फीट के बराबर है, लाइक दैट। उससे फिर हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह हम मालूम कर लेते हैं कि जनाब जितने भी हमारे वो मिड ऑर्डिनेट्स हैं, ये h1 h2, उनको हम एवरेज लेते हैं और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इन्होंने टर्म को ना L डिवाइडेड बाय N, ये जो टर्म है इसको D का नाम दे दिया। आप खुद देखें कि अगर हमारे पास लेट से 2 मीटर का डिस्टेंस है और हम 8 सेगमेंट बनाते हैं तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 × 8 = 16, या हम D कह सकते हैं कि लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट। अगर लेंथ है 16 मीटर और 8 सेगमेंट बनाने तो कॉमन डिस्टेंस कितना होगा? 2। तो इसलिए L/N को इन्होंने D के इक्वल किया। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है। आपको डेटा गिवन हो या आपको कोई मैप गिवन हो तो आपके मुताबिक ये निकाल सकते हैं। ये इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं काफी हद तक एरिया को एग्जैक्टली। एवरेज ऑर्डिनेट के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एरिया है बेस लाइन लगाने के बाद कॉमन डिस्टेंस के अंदर उनको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आता है हमारे पास कि वहां पे हमने जो एक सेगमेंट था हमारा, उसका सेंटर पॉइंट पे जाके हमने ऑर्डिनेट लिया था। यहाँ पे आपने सेगमेंट के शुरू में और एंड में आप देखें O0, O1, O2, O3, O4, O7, O8, अगर हम सेगमेंट काउंट करें तो सेगमेंट बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 सेगमेंट है और इसमें टोटल ऑफसेट हमारे पास 9 आ गए हैं। मिड ऑर्डिनेट में क्या था कि हमारे 8 सेगमेंट थे और 8 सेगमेंट के अंदर जो है आपके पास 8 ही ऑर्डिनेट थे, लेकिन इसमें हम शुरू वाला भी काउंट कर रहे हैं और एंड वाला भी काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये 9 बनते हैं। आल दो आप देखें यहाँ पे O8 है लेकिन स्टार्टिंग जो है वो O0 है, O1 नहीं है, तो इसलिए टोटल ये 9 बन जाते हैं आपके पास। तो इसमें आप इन सबको जमा करके इनका एवरेज ले लेते हैं। आप इसी रीजन में देखें कि अगर हमने O0 से ON तक जाना है तो इसको डिवाइड किया गया N+1 से। N+1 से क्योंकि हमारा स्टार्टिंग जो ऑर्डिनेट है वो O0 या O0 है। अगर ये O1 होता तब हम N से डिवाइड करते, लेकिन ये O0 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट जो हमारे पास बनेंगे या ऑर्डिनेट जो बनेंगे वो N+1 बनेंगे। उसको मल्टीप्लाई कर दें आप लेंथ के साथ तो ये आपका एक सिंपल सा मेथड आ जाता है। आई होप कि आप एवरेज ऑर्डिनेट और मिड ऑर्डिनेट में कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये दोनों मेथड इतने एग्जैक्ट नहीं है, अगले मेथड कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा एग्जैक्ट है। ट्रापेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, ये ज़रा एग्जैक्ट है कि हमने उसी तरह इनको डिवाइड कर लिया ऑर्डिनेट्स को। लाजमी नहीं है कि इसमें भी बेस लाइन आप नीचे ही रखें, अगर डिपेंडिंग अपॉन एरिया। पिछले मेथड्स में भी इवन आपकी जो बेस लाइन है उनके सेंटर पे आ सकती है। अगर दोनों तरफ से वो आपका इरेगुलर शेप है तो आप दरमियान में बेस लाइन कहीं पर ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पे भी जो हमने ऑर्डिनेट्स लिए हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही लिए हैं, तो इन तमाम मेथड में आप देखें कि कॉमन डिस्टेंस D आ रहा है। अब उसी तरह ही आपके पास O0, O1, O3, O4, O5, O6, O7, O8 आपके पास आ गए हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला क्या है, अगर इसको समराइज करें तो उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट और लास्ट के सम को आप सम कर लें और फिर आप ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट कर लें। तो ये यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूज करने से फार्मूला देखें। फार्मूला क्या कहता है कि पहला जो आखिरी लाइन पे आ जाए कि मल्टीप्लाई करना है आपने कॉमन डिस्टेंस से किसको, पहला ऑर्डिनेट और आखिरी ऑर्डिनेट। जैसे कि डायग्राम में हमारा पहला ऑर्डिनेट होगा O0 और आखिरी ऑर्डिनेट होगा O8। इनको आपने 2 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाकियों को आपने सिंपल सम अप कर लेना। देखें O1, O2, O3 एज पर आवर डायग्राम ये अप टू O7 तक जाएगा, लेकिन फार्मूले में इसको ON-1 लिखा हुआ है। तो ये जो आखिरी लाइन का फार्मूला है, अगर आप इसको और करें स्टेटमेंट में आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आखिरी में आपका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बनेगा जी, कॉमन डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि पहले और आखिरी का हमने सम कर लेना है, उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है और बाकियों उसका जो आंसर है उसमें बाकी सारे जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको सम अप कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास डायग्राम ऐसे बनता है कि O0 और O8 0 है, मतलब ये एंड्स पे आपके जा रहे हैं किसी एरिया के, तो आपने ये नहीं करना कि O1 को O0 कह देना, नहीं। उस कंडीशन में हमारा O0 की वैल्यू 0 होगी और ON की वैल्यू भी 0 होगी। अब इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है डायग्राम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रूल के अंदर कि आपने ओमिट नहीं करना किसी भी वैल्यू को। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टार्टिंग है हमारे पास वो इस तरह से है लाइक, अब इस केस में आपका O0 शुरू में ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और O8 की जो भी वैल्यू वो रहेगी। और अगर एंडिंग भी इसकी ऐसी है
तो इस केस में O8 भी 0 हो जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना, समटाइम्स स्टूडेंट मिस्टेकन ये करते हैं कि वो देखते हैं कि जी कॉर्नर्स बने हुए हैं तो वो O1 O2 से कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं जी, O1 को O7 में जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं और बाकियों को सम अप कर लेते हैं सिंपली, तो वहां पे इनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। सिम्पसन रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा इसमें इवन और ऑड का आता है, थोड़ा सा औखा काम है। इसको हम फार्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ वही है कि हमारा डायग्राम इसमें सेम पिछले वाली ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आपने d/3 को मल्टीप्लाई करना है किस तरह कि जो आपका पहला और आखिरी है उसको तो आपने कुछ नहीं करना, उनको तो एज इट इज आपने रखना है, लेकिन जो आपके इवन हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो ऑड आपके ऑफसेट्स हैं उनको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस जो आप एरिया कैलकुलेट करते हैं सिम्पसन रूल से, वो ज़रा बेहतर रिजल्ट आपको देता है। इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि अगर तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट है, मतलब टोटल नंबर ऑफसेट हमारे पास O0 को मिला के अगर हम काउंट करें तो वो 11 बनते हैं। 11 का मतलब ये होता है अगर हम पहले को O0 कहते हैं तो O10 जो है वो हमारा 11वां होगा, उस केस में तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 12 ऑफसेट बन जाते हैं, लाइक पहला O0 है और आखिरी O11 है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम अपनी डायग्राम को अज्यूम करते हैं 11वें तक, कि O1 से लेकर O0 से लेकर O10 तक 11 ऑफसेट बनते हैं, इन पे हम सिम्पसन रूल लगा देंगे। बाकी जो हमारे पास सेगमेंट बच जाएगा उसको हम ट्रिपल रूल से या किसी और मेथड से करके इसमें ऐड अप कर देते हैं। आई होप कि आपको इन चारों रूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके साथ ये नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं बुक, इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, वो डिफरेंट मेथड से की गई हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट है इस वीक। थैंक यू वेरी मच।